लास्ट क्या किया था हमने? इंपॉर्टेंस हो गया था, वही करना था। ठीक है, हाँ वो हो गया था। हाँ, इंपॉर्टेंस मतलब वैसे कुछ खास कॉन्सेप्ट्स नहीं है उसमें, बट फिर भी समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। इसको पढ़ने के बेनिफिट्स क्या हैं, इसी को ही इंपॉर्टेंस कहा जाएगा बेसिकली, राइट। मतलब इसका यूज कहां पर है, गवर्नमेंट कहां यूज करती है, सोसाइटी में कहां यूज में आता है ये। जैसा हमें पता है, ये सोशल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए बनाया गया सब्जेक्ट है, ठीक है। टू एड्रेस दी सोशल प्रॉब्लम्स। जैसे आप देखोगे, छत्तीसगढ़ का एग्जांपल ले लें तो लिकर एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ का, ठीक है। अभी पंजाब में आप देखें तो उड़ता पंजाब का जो चैलेंज है वो बना हुआ है ना। वहाँ के लोग नशे से फ्री नहीं हो पा रहे हैं, तो बहुत बड़ा चैलेंज है। और गवर्नमेंट ऑब्वियसली सोशियोलॉजिस्ट के साथ मिलकर ही उसका कोई सॉल्यूशन निकाल रही है। बैकग्राउंड में देखोगे, एग्जाम्पल दे रहा हूं, जब हम सोशियो में पढ़ते हैं अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, हरित क्रांति के बारे में, 1960s का ही है ये, 67-68 में इसको शुरू किया था हमने, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो आप देखोगे कि इसका सीधे सीधे इंपैक्ट वहां के जो ड्रग्स एब्यूज हैं उस पर सीधे दिखाई देता है। उसका रीजन ये है बिकॉज यहां से दो तरह से फार्मर्स डिवाइड हो गए। एक जो थे बहुत ज्यादा पुअर थे और एक रिच थे। अब इनके पास इजीली टेक्नोलॉजी थी, ट्रैक्टर्स थे, या एग्रीकल्चर में पैसा लगाने के लिए उनके पास कैपिटल था, ओके। इन्होंने लगाया, उसका बेनिफिट भी हुआ। ये कौन थे? इन्होंने लेबर की तरह इनके यहां काम किया। धीरे धीरे ये और ज्यादा ऊपर उठ गए और ये और नीचे चले गए। पूरा फोकस एग्री में था, तो इंडस्ट्री नहीं के बराबर है। जालंधर, अमृतसर, 2-3 लोकेशन छोड़ दो तो वहां पर इंडस्ट्रीज नहीं के बराबर हैं। दूसरा पॉइंट, जो गैप था रिच और पुअर के बीच में, वो गैप बढ़ता गया। क्लियर है? जो रिच फार्मर्स हैं, अब इनके पास लेबर कहां से आ गए? यूपी बिहार से लेबर्स आ गए। अब ये और हो गए खाली। वहां का जो अपना किसान है उसको रोजगार नहीं मिला। उसका रीजन क्या है? यहां से सस्ते लेबर एंट्री कर गए। क्लियर? वहां पर इन लोगों को भैया बुलाते हैं। भैया का मतलब ही है कि यूपी बिहार का होगा, कि हमारे यहां 4 भैया लोग काम करें। हम तो भैया सभी को बोल देते हैं, ठीक है, बस वाले भैया, दूध वाले भैया, वो लोग भैया मतलब यूपी बिहार, ऐसा है उनका सेंस। लैंग्वेज का फर्क है अपनी अपनी जगह। तो आप देखोगे सस्ते लेबर यहां से एंट्री होते ही और वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। और जो हुआ पीछे से, वहां के जो रिच फार्मर्स थे जिनके पास बड़े बड़े लैंड एरियाज थे, उनकी जो इजी लाइफ है या लग्जरी लाइफ है वो बढ़ गई। और आपको पता है वैसे भी जो सिख धर्म है वहां पर ड्रिंक लेना और ये सब ऑफिशियली या धार्मिक रूप से खराब नहीं माना जाता, ठीक है। दे डोंट स्मोक, बट अल्कोहल के मामले में फिर उनके जैसा कोई नहीं। तो एक तो कल्चर में वो चीज शामिल है। जब वो संस्कृति का हिस्सा हो ना, तो फिर वो समाज को खत्म करता है जरूर, क्योंकि वहां से कंट्रोल नहीं हुआ। वहां पर आप देखोगे कि शादी वगैरह में बहुत खुलेआम चीजें सर्व करते हैं वो लोग, और उतनी बर्बादी होती है ना, और बहुत बेफिक्री के साथ वो चलता है। अब उसका असर क्या होता है? जो कमिंग जनरेशन्स हैं, फिर वो कहां पीछे रहने वाली। फिर आप इधर मतलब ड्रिंक दे रहे हो, उधर से वो पाउडर भी सप्लाई हो रही है, फिर क्या दिक्कत है ना। कुछ भी पिए, सब तो बराबर ही है। ये है, फिर और चाहिए, नया टेस्ट चाहिए, और डेप्थ में जाना है तो जाओ भाई डेप्थ में, फिर और डेप्थ है उसमें। क्लियर है? तो जैसे जैसे वो चीजें महंगी होते जाएंगी वैसे वैसे आपको डेप्थ मिलता जाएगा, है ना।
उसका असर बहुत डेप्थ तक है। और फिर बॉर्डर स्टेट के कारण सप्लाई इजी है वहां पर, कुछ इलीगल कुछ लीगल दोनों तरह की बातें हैं। तो जहां ज्यादा कंज्यूम होगा लोग वहां ज्यादा लेकर आएंगे भी। अच्छा, वहां की लाइफस्टाइल में कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, दिखावा बहुत ज्यादा है। और कभी यदि चंडीगढ़ जाने का मौका मिले तो आप एकदम से समझ जाएंगे जो थ्योरी में आप पढ़ेंगे। ठीक है, फैशन ऐसा नहीं कि वो लोग बहुत अलग से टाई ब्लेजर ये सब पहने हुए, नहीं, उनके अपने अटायर जो हैं वहाँ के अपने कल्चरल, जैसे कुर्ता पैजामा भी पहने हैं तो बहुत फाइन क्वालिटी का वो पहने हुए मिलेंगे आपको। ठीक है, उनका जो पग होगा वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है ना, नए नए कलर मैचिंग के हिसाब से। और गाड़ियाँ जो होंगी खुली गाड़ियाँ उनको चाहिए। एक टाइम था जब वहाँ पर, अभी भी है, जो एसयूवीज, अब तो पूरे इंडिया में कल्चर आ गया, नहीं तो इंडिया में सफारी जो व्हीकल है उसकी सेलिंग एक तरफ पूरे इंडिया की और पंजाब की सेलिंग एक तरफ, ऐसा कैलकुलेशन था गाड़ियों का। ठीक है ना, सो आप देख पाते हैं लग्जरी उनको बहुत उसकी आदत लग गई। धीरे धीरे वो जो पूरा क्राउड है चंडीगढ़ जाकर ऐशो आराम करना, पार्टी करना, और आपको पता है हर दूसरा आदमी वहाँ म्यूजिक एल्बम बना देता है ना, हर तीसरा आदमी सिंगर है वहाँ पर। तो अच्छा, वहाँ गाने के बड़े शौकीन हैं, गाते भी अच्छा हैं वो लोग म्यूजिक में, वो लोग बाकी पूरे इंडिया से ज्यादा रिच हैं, बहुत ज्यादा रिच हैं वो लोग म्यूजिक के मामले में, है ना। और आज फिल्म इंडस्ट्री में भी देखते हैं उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। अच्छा, उनके हीरोज भी ऐसे हैं कि जो वो लोग हिंदी गाने नहीं सुनते हैं, आप वहाँ चले जाओ हिंदी गाने, वो पागल हैं वो लोग वहाँ के लोकल गानों के पीछे। ठीक है, बब्बू मान और ये वो बहुत सारे उनकी अपनी दुनिया है। तो आप देखोगे तो उनमें वो अपनी दुनिया ढूंढते हैं। इस चीज को बहुत बढ़िया से उड़ता पंजाब मूवी में दिखाया है, शाहिद कपूर उसने एक्ट किया है ना कैरेक्टर को। तो सिंगर्स उनके मॉडल हैं वहां पर, और कोई मॉडल नहीं बनता। ब्यूरोक्रेट ये वो सब, मतलब वो बोलते हैं हमारे पैर की धूल है ना, ऐसा वो लोग मानते हैं। आप तो आपके अंदर पागल, हालांकि गवर्नमेंट जॉब वो लोग भी चाहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ओवरऑल आप देखोगे इंडस्ट्रीज का नहीं होना, तो वो शुरू यहां से माना जाता है। सोशियोलॉजिस्ट ने एनालिसिस किया कि यहां से प्रॉब्लम चली आ रही है, और उसने जो डिवाइड किया और जो लग्जरी इनको दे दी, वो लग्जरी आज भी उनको परेशान कर रही है, और धीरे धीरे वो लोग नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं। ठीक है ना। तो एनीवेज, तो ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे बर्बाद करता है वो इसका एग्जाम्पल है। और इसने क्या किया, कॉन्सेंट्रेट करा दिया 3 स्टेट में, पंजाब, राजस्थान और वेस्टर्न यूपी। ठीक है, इन तीनों में ही ग्रीन रेवोल्यूशन का इंपैक्ट था, पॉजिटिव इंपैक्ट था। बाकी जो इसके दायरे में नहीं आ सके वो काफी डिवाइड पूरे इंडिया में दिखाई देता है, इनकी अपनी सोसाइटी में बहुत ज्यादा डिवाइड दिखाई देता है। और वो किसान आज भी बहुत गरीब हैं, जो जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, वो केवल लेबर्स हैं, बट अल्कोहल उनके भी करीब है। अल्कोहल तो हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ अल्कोहल तक है, इसलिए हम लोग ठीक हैं फिलहाल। वहां पर क्या है, व्हाइट पाउडर सब बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, चरस, गांजा, कोकीन, ये जितने भी अच्छे अच्छे नाम है ना, सब वहां पे है। हमारे यहाँ पर सिर्फ शराब है, इसलिए हम लोग बचे हुए हैं। बर्बादी नहीं तो हमारे यहाँ पर भी है, क्वांटिटी में आप देखोगे तो अच्छी खासी क्वांटिटी में हम कंज्यूम करते हैं। नेशनल लेवल पर हम रैंकिंग में दावा ठोकते हैं कि हम 2nd नंबर के हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं उस तरह से। और बहुत समय नहीं लगेगा बनने में, क्योंकि यहाँ का जो अपर क्लास का क्राउड है वो ऑर्डर के साथ चलता है। आप देखो पुलिस पकड़ रही है, बीच बीच में आपको खबरें मिलती हैं, है ना, या वीआईपी रोड पर चले जाओ रात में, आपको समझ में आ जाएगा कि उस पाउडर का कितना असर है। तो है ना, काफी ज्यादा है, थोड़ा बहुत भी नहीं, क्योंकि पैसा अच्छा खासा है हमारी सोसाइटी में भी। वापस आते हैं, तो इस तरह के जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनके एनालिसिस के लिए सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंस दिखाई देती है। ठीक है, तीसरा, जो कोई भी देश, भारत जैसा देश जहां पर मल्टी रिलीजियस सोसाइटी, वैसे तो भारत में ही है, बाकी जगह पर नहीं है, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी में हम जब भी कोई प्रोग्राम लॉन्च करते हैं तो चैलेंज रहता है कि कोई खुश होगा, कोई है ना परेशान होगा। उसको बैलेंस आउट करने के लिए हम पहले उसका एनालिसिस कर लेते हैं, वहां पर सोशियोलॉजी हमें मदद करती है। तो हम मल्टी रिलीजियस सोसाइटी में एक बैलेंसिंग अप्रोच लेकर चलते हैं। ठीक है, फिर इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि हमारे यहां पर डाइवर्स सोसाइटी बहुत ज्यादा है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। सो टू मच ऑफ डाइवर्सिटी से अगेन क्या दिक्कत आ सकती है,
कोई भी प्रोग्राम, कोई भी स्कीम, कोई भी डिसीजन आपको उस हद तक परेशान कर सकता है कि आपको वापस लेना पड़ जाए स्कीम। इसीलिए यहां पर फिर इंपॉर्टेंस है कि हम सोशियोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं या स्टडीज करते हैं किसी भी चीज की लॉन्चिंग के पहले, क्योंकि कास्ट हमारे यहां पर एक बहुत बड़ा बैरियर है। सेकेंड, रिलीजन, मतलब कास्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, रिलीजन तो छोटी मोटी प्रॉब्लम है, कास्ट की ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप देखोगे कि कास्ट बेस्ड सोसाइटी, रिलीजियस बेस्ड सोसाइटी, और फिर बहुत सारे सेक्ट्स हैं हमारे यहाँ पर, मल्टी सेक्ट्स हैं, ठीक है। एक ही धर्म में कई तरह की ब्रांचेज हैं, हर ब्रांच अलग अलग सोचता है। और सभी धर्मों में, ऐसा नहीं कि केवल एक धर्म में हो, हिंदू धर्म में देख लो, सिखों में देख लो, क्रिश्चियंस, मुस्लिम, सभी जगह, इनफैक्ट जैन धर्म, बुद्ध धर्म, सभी जगह बहुत सारे ब्रांचेज हैं। तो उन सभी को संभालते संभालते हम परेशान हो जाते हैं। जातियों में आप देखोगे जो काउंटिंग है तो वो करीब करीब 12-15 हजार से ऊपर है, जिनका कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकता, मल्टीपल है। तो अगेन इन सारी चीजों की वजह से जो डाइवर्सिटी है वो बढ़ जाती है और बैलेंस आउट करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट है कि जब हम कोई सर्वे करते हैं किसी भी मुद्दे पर, सोशियोलॉजिकल सर्वे करते हैं, उस सर्वे का जो कंक्लूजन है वो किसके काम आना है। तो कई बार हम जैसे बजट बनाते हैं, इकोनॉमिक सर्वे में भी हमें हेल्प मिलती है, या फिर कंपनी जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वहां पर भी हमें उन सर्वे से मदद मिलती है, बिकॉज उनके जो फैक्ट्स हैं, उनके जो एनालिसिस है, उससे हमें प्रोडक्ट को बेटर करने में हेल्प मिलती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सोशियोलॉजिस्ट केवल दिन भर वही सब करने में लगे कि फ्रिज कैसा होना चाहिए, टीवी कैसे होनी चाहिए, वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम है, लेकिन सोशल एंगल डेवलप करके देने का काम होता है सोशियोलॉजिस्ट का, ठीक है। हालांकि सोशियोलॉजिस्ट कभी भी ये नहीं कहते कि बेस्ट और वर्स्ट क्या है ये बताना हमारा काम नहीं है, व्हाट इज बताना हमारा काम है। सो दे आर मोर अबाउट टू व्हाट इज, ठीक है। व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड बी, यहां तक वो नहीं पहुंचता सोशियोलॉजी, और इसीलिए कोई भी हम मॉडल नहीं देते हैं। सोशियोलॉजी मॉडल देने से बचता है, ठीक है, कोई भी एक स्टैंडर्ड मॉडल देने से बचता है। सोशियोलॉजी कहता है कि मेरा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मैं स्टडी करके आपको दे सकता हूं, बाकी कंक्लूजन आपको निकालना है, कंक्लूजन निकालकर मैं नहीं दे सकता। क्लियर है। और ये क्या कर रहा है, बिहेवियर को स्टडी कर रहा है, सोसाइटी के जो सोशल एंगल है उसको स्टडी कर रहा है। तो हम सोसाइटी में आने वाले दिनों में और क्या चैलेंजेस आ सकते हैं उसको हम समझना चाहते हैं। एक एग्जांपल समझिएगा, जैसे मैरिज को लेकर जो चेंजेस हुए हैं, अभी आप देखोगे रेनबो मूवमेंट सुना है, एलजीबीटी, ठीक है। तो आप देखेंगे इनका जो मूवमेंट है कई दिनों से चल रहा है, अलग अलग देशों में चल रहा था, हमारे ऊपर भी प्रेशर है। तो होता क्या है, हमने सोसाइटी में एक बाउंड्री बना रखी है, अब इस बाउंड्री के ऊपर प्रेशर आता है ऐसा ऐसा चारों तरफ से कि इसको चेंज करो, या तो बाउंड्री तोड़ दो या फिर आप दरवाजे खोल दो। दरवाजे खोलोगे तो सम्मान पूर्वक कैलकुलेशन होगा कि भाई हमने हाँ डोर खुलवाया है, हम बाउंड्री तोड़ेंगे तो खराब लगेगा, तो बेहतर है दरवाजा खोल दो। तो चेंज एक टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, बाद में आएगा सोशल चेंज। तो आप देखोगे चेंज इसी तरह से काम करता है। अब चेंज क्या कह रहा है कि यहां से पुश फैक्टर काम करता है, ठीक है। अब सोसाइटी को देखना है कि हम दरवाजा खोलें या बाउंड्री टूटने का वेट करें, या फिर बाउंड्री में और हम कील ठोक दें कि भाई इसको कोई तोड़ ना पाए। या तो ये अलग अलग टेक्टिक्स होती है सोसाइटी की। सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है मामला, लोग रैलियां निकाल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, आपने देखा होगा। फिर ग्रेजुअली एक टाइम आया जब सोसाइटी का प्रेशर, सोसाइटी के ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, हर गली मोहल्ले में जब बातें उठने लगती हैं, तो पहले जिसे हम बीमारी कहते थे उसे अब हमने एक्सेप्टेंस दे दी। और हमने क्या किया कि ना दरवाजा खोला और ना ही हमने बाउंड्री टूटने दी, हमने बाउंड्री ही बाहर बना दी और कहा अब यहां बाउंड्री है ही नहीं, ठीक है ना, अब यहां बाउंड्री नहीं है। अब जो लोग खड़े थे यहां पर, अब वो यहां तक ट्रैवल करेंगे। अब अभी यहां तक आ गए, वो पहले बाउंड्री यहां थी, अब वो यहां बाहर निकल गए। कुछ और भी होगा, वो चेंजेस क्या होंगे अभी कहना मुश्किल है।
हमने बाउंड्री बहुत दूर में खींच दी। इससे क्या हुआ? कोई बदनाम नहीं हुआ। उन्हें लगा हमारी बात मान ली गई और लोग खुश भी हो गए, ना दरवाजा खोलना पड़ा, ना बाउंड्री तोड़नी पड़ी। हमने बाउंड्री उठाकर यहां खींच दिया। क्लियर है? झगड़े खत्म हो गए। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं, इनको एडप्ट करना बिना सोशियोलॉजिस्ट के नहीं है पॉसिबल। क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं है कि वो केवल लॉ पढ़ते हैं और कर देते हैं। लॉ में तो लिखा ही नहीं है, लॉ तो बदलना पड़ेगा ना। तो सोचो उसके पास ब्रेन कहां से आया? कई सारे ऑथर्स होते हैं जो एडिटोरियल लिख रहे होंगे, किताबें लिख रहे होंगे। ये लोग उनकी किताबें पढ़ते हैं और फिर एनालाइज करते हैं कि ये बुक जो ऑथर है, क्योंकि वो एथेंटिक लोगों को पढ़ते हैं कि इन्होंने कुछ कहा है तो कुछ तो वेटेज होगा, और वो उस एनालिसिस को अपने डिसीजंस में लेते हैं और फाइनली कंक्लूजन निकालते हैं कि अब हमें चेंज लाना चाहिए। बिकॉज जुडिशरी को पता है दे आर इनटू रिस्पॉन्सिबल पोस्ट, और वो जो भी बोलेंगे सोसाइटी पर उसका मल्टीपल और डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, और वो इंपैक्ट यही होता है। फाइनली दे एक्सेप्टेड, और उन्होंने डिसीजन में भी मान लिया कि हम इस मूवमेंट को एडप्ट करते हैं और दे आर अलाउड, और साथ में रहने के लिए वो लोग फ्री हैं, है ना। दे कैन हैव देयर बेबी ऑल्सो, एडप्ट कर सकते हैं। इतनी तक हमने छूट दे दी। फिर धीरे से आप देखोगे ट्रांसजेंडर्स के लिए सोचा गया और उनके लिए काम किया गया। 2005 की बात है, वहां से शुरू हुआ और आज ट्रांसजेंडर्स को भी हमने थर्ड जेंडर मान लिया। ठीक है ना। तो थर्ड जेंडर के तौर पर एक्सेप्टेंस देकर समाज में उनको भी बराबर का दर्जा दे दिया गया। तो इससे पहले क्या ये इंसान नहीं थे? इससे पहले कोई क्यों नहीं पहचाना? अगेन सोशियोलॉजिस्ट लगातार बोलते रहे, इसके बारे में लिखते रहे कि वो भी सोसाइटी का पार्ट है, दे शुड बी एक्सेप्टेड, और फाइनली एक्सेप्ट किया, लीगली उनको एक्सेप्ट किया। अब उनको कॉन्स्टिट्यूशन में जगह भी मिल गई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डायरेक्टली लिखा नहीं है, लेकिन उनको आर्टिकल 15 में रिजर्वेशन की बात कह दी गई है, और हर स्टेट में आप देख रहे हैं कि अब उन्हें रिजर्वेशन में भी ला दिया गया। सो दीज ऑल आर सोशल चेंजेस, जो सोशियोलॉजी की देन है। यहां पर आप इंपॉर्टेंस लिख सकते हो कि ये सब्जेक्ट कैसे कंट्रीब्यूट करता है सोसाइटी में चेंज लाने में, है ना, पॉजिटिव साइड में। सोसाइटी के जो बहुत डेप्थ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने में, जैसे राइट्स जो होते हैं उनको भी सॉल्व करने में, कि कहां पर वो थ्रेड पकड़ में नहीं आ रहा है, तो उसको सोशियोलॉजिस्ट जाकर समझाते हैं कि ये एंगल नहीं पकड़ में आ रहा था। सो गवर्नमेंट उनकी मदद लेती है ना, सोशल चेंजेस, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप। जैसे आपको याद होगा कवर्धा में साल भर हो गया मेरे ख्याल से, है ना, आपको याद होगा कि हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। छत्तीसगढ़ इन सब चीजों के लिए वाकई तैयार नहीं है आज भी, क्योंकि हमने कभी वैसा सीन देखा नहीं है यहाँ पर। तो हमेशा लोगों का आरोप रहा है कि बाहर के लोग हैं ये सब जो करवा रहे हैं, जो भी, या पॉलिटिकल है में भी, फंडिंग से बहुत कुछ हो जाता है। तो अगेन यहाँ पर जब सोशियोलॉजिस्ट एंट्री लेते हैं, अब आप पूछोगे सर कोई सोशियोलॉजिस्ट नहीं, ऐसा नहीं होता। होता क्या है, बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जब जैसे एलेक्स पॉल मेनन सर को अरेस्ट किडनैप किया था नक्सलियों ने, याद होगा आपको, है ना। तो उनको किडनैप जब किया था तो उनसे जब बातचीत करनी थी, तब कुछ फॉर्मर यहाँ के ऑफिसर्स को भेजा गया था। ठीक है, उनका बैकग्राउंड सोशियोलॉजी का था। क्लियर, जो ऑफिसर्स गए थे उनका बैकग्राउंड सोशियोलॉजी का था, और सोशियोलॉजी का नहीं होता तो वो एक लिबरल अप्रोच नहीं रखते नक्सलियों को लेकर। लिबरल मींस न्यूट्रल, लिबरल कहना ठीक नहीं, न्यूट्रल अप्रोच, क्योंकि उनका न्यूट्रल अप्रोच होता है। वो ना तो समाज के दुश्मन मानते हैं उनको, ना तो बहुत अच्छे इंसान मानते हैं। वो कहते हैं भाई हाँ ये आप कर रहे हो, ये कानूनी रूप से गलत कर रहे हो। ठीक है, गवर्नमेंट ये गलत कर रही है, इनके लिए ये भी नहीं होना चाहिए, लाइक दैट। वो न्यूट्रल जजमेंट करते हैं। तो ऐसे लोगों को ही मीडिएट करने के लिए बुलाया गया था। ठीक है ना, और फाइनली उनको फ्री करना पड़ा दोनों तरफ की बातचीत से। कुछ पैसा वैसा गया होगा, अनऑफिशियली बहुत सारा होता है जिसका पता नहीं चलता अखबारों में, बट कुछ पैसे की डिमांड थी तो डिमांड हमने पूरी की होगी, कुछ इधर से बोला गया होगा, है ना। होता है, बहुत बड़ा जब सेटअप चलता है ना, तो बहुत हाई लेवल पर कौन सी चीज हो रही होगी उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। जैसे घर में कई बार आप, अब तो खैर आप बड़े हो गए हैं, जब छोटी उम्र में रहे होंगे
तो मम्मी पापा किसी एक मौके पर कुछ ऐसे फैसले ले रहे होते हैं, आपको समझ में तो आता है कुछ तो हुआ है, लेकिन क्यों और कैसे किया ये नहीं समझ में आता। बहुत कठोर फैसले लेने पड़ते हैं उनको, ठीक है ना, मजबूरी में ही सही। ऐसे ही गवर्नमेंट के साथ है। गवर्नमेंट बहुत हाई लेवल पर बहुत कई सिचुएशन में आप बोलेंगे सर इनको निपटा क्यों नहीं देते एक बार। सो गवर्नमेंट भी ऐसे एक आदमी से नहीं चल रही है ना कि ऐसे छड़ी घुमाए और सब नक्सली खत्म। बहुत सारा सेटअप होता है, कोई किसी पर डिपेंडेंट है, ये इस पर, ये इस पर, ये इस पर, तो फाइनली ये वाला आदमी जो है यहां तक पहुंचने के लिए कई सारी उसकी सीढ़ियां हैं, वो डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता। वो चाहता तो है हो जाए, लेकिन फिर यही चालाकी कर रहा होगा, ये इसको बोल रहा हो यार पैसे मांगो ना ऊपर से, बिना पैसे कैसे होगा। तो ये बोल रहा है सर बहुत सारी प्रॉब्लम, वहां भी नक्सलवाद खत्म नहीं हो सकता, अभी हमको फंड चाहिए 600 करोड़। तो धीरे धीरे बजट बढ़ा, फिर 600 वाले ने 800 कर दिया, 800 वाले ने 1000 कर दिया, और सब अपना अपना हिस्सा लेके 200 करोड़ करके यहां तक 400 करोड़ भेज दिए। कालो भाई आ गया पैसा, अभी तुमको अटैक वटैक नहीं करना। बोले हाँ ठीक, बात बन गई। अब किसको पता लगा पैसा कहां गया, समझ में आ रहा है। तो किसी एक, मान लो हम मान लें कि मोदी जी बहुत अच्छा चाहते हैं, भूपेश बघेल बहुत अच्छा चाहते हैं, बीच में कौन है, कितना कैलकुलेट कर लोगे। और देश को चलाना मतलब एक ही प्रॉब्लम नहीं है ना, रोज बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आधी जनता ऐसे हाथ में कटोरा लेके खड़ी कि हमें भी खाना दो, उधर विदेशों में प्रॉब्लम, पाकिस्तान में प्रॉब्लम, चाइना, कई सारे चैलेंजेस हैं। तो गवर्नमेंट के लिए ऐसा नहीं कि ऐसा स्टिक घुमाए। दुनिया के कई देश हैं जहां पर आज भी इस तरह के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उनको वो लोग सॉल्व नहीं कर पाए, जबकि हमसे बेटर आर्मी है, बेटर पोजीशन है, बेटर इकोनॉमी। क्लियर है। तो नक्सलवाद ऐसा चुटकी बजा और खत्म, क्योंकि वो ग्रेजुअली पैदा हुई समस्या है। वापस आते हैं टॉपिक पर। तो बात हो रही थी कि सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंस है क्या, तो इस तरह से आप इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं। बाकी और कुछ पॉइंट्स हैं जो लेस इंपॉर्टेंट है, वो आपके नोट्स में दिया हुआ है। इज इट क्लियर। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, बाकी फैक्ट्स पर मत जाओ कि हमारी कॉपी में क्या लिखा है नहीं लिखा है। सब्जेक्ट समझ में आना चाहिए ताकि एग्जाम हॉल में हम कुछ भी एडजस्टमेंट कर सकें। मैं हमेशा मॉडल आंसर के खिलाफ होता हूं, लेकिन चूंकि अब मार्केट में ट्रेंड पकड़ चुका है कि मॉडल आंसर होना चाहिए, तो इसलिए हम थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। अदरवाइज यूपीएससी में जो मैंने सीखा है कि आप खुद से प्रोड्यूस करें अपने ब्रेन से। हालांकि सीजीपीएससी में बहुत एनालिटिकल, बहुत क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं है, आप टू द पॉइंट लिख के ही आना है, आपको पॉइंट्स जैसा लिख कर आना। लेकिन कुछ क्वेश्चन है जहां पर आप कुछ अच्छा लिख पाते हैं तो आपको वो मार्क्स देंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल जो आपकी कॉपी चेक करेंगे वो सोशियोलॉजी के ही लोग होंगे। ठीक है। सो एक टॉपिक था नेचर के बारे में बात हुई थी, क्या लिख लिया था हमने। कैरेक्टरिस्टिक्स आपके नोट्स में दिया है। नो, यस और नो। देखो नहीं पढ़े हो तो पता लग जाएगा यहीं। लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलॉजी। आई थिंक दिया होगा, मैं एनीवेज चलो मैं देख लूंगा मेरे नोट्स में। लिखिएगा इट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सोसाइटी। क्वेश्चंस, अब ये हमारा समझ लीजिए एक बड़ा हिस्सा फिनिश होता है इनिशियल। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं आप देखेंगे, सिंपल क्वेश्चंस आए हुए हैं वैसे। व्हाट इज सोशियोलॉजी, डिफाइन सोशियोलॉजी, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्कोप, इंपॉर्टेंस डायरेक्ट पूछा जा सकता है। नेचर है ना, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आएगा। आप बहुत ज्यादा घुमा के कहीं से पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। पहले आपको मैंने कहा है 70% वो तैयार कीजिए जो एज इट इज है, 30% क्रिएशन बाद में हम दिखाएंगे। आपको कुछ अच्छा कंटेंट मिल गया, कहीं से किताब आपने पढ़ ली, अजय माला पढ़ लिया आपने, है ना। सो एक स्टूडेंट मिला था बहुत पहले, मैंने पूछा पढ़ लिए सोशियोलॉजी वगैरह, तो बोला हाँ हाँ सर पूरा हो गया। मेंस के टाइम की बात है। मैं बोला कैसे पढ़े, बोले सर अजय माला में पूरा दिया रहता है, क्वेश्चन आंसर पूरा दिया, वहीं से मैंने पढ़ लिया। तो फिर बाद में जब रिजल्ट उसका आया तो उसने बताया, तो अजय माला टाइप रिजल्ट था उसका, है ना, हुआ नहीं उसका। तो वो सभी चीजों के लिए अजय माला पढ़ के गया था। मतलब बाद में मुझे पता लगा, जब मैं पूछा रिजल्ट इतना खराब क्यों रहा, तो उसने बताया मैं सब चीजों के लिए। क्यों, तो बोले मैंने रेगुलर कोचिंग नहीं की है, मैं उसी पर भरोसा करता था क्योंकि उसमें सब एज इट इज दिया हुआ है। तो
मैंने पूछा, 2-4 कॉन्सेप्ट ऐसे पूछ लिए मैंने, तो उसने फिर अजय माला टाइप का आंसर दिया, रटा रटाया, तो उसको पता ही नहीं था कि उसमें लिखना क्या है। तो ऐसे गलती नहीं करेंगे हम लोग, है ना। हर सब्जेक्ट की अपनी डिमांड है। गाइड लिखने वाला तो लिख देता है कि भाई चलो कुछ तो आसान हो जाए, वो बीए वगैरह में लोग पढ़ते भी हैं उसको, है ना, रेडीमेड आखिरी के 5-6 दिनों में पढ़ लो और कुछ आंसर लिख कर आ जाओ। एनीवेज, तो ये हो गया हमारा। अब अगला हम चलते हैं, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सोशियोलॉजी के, रिलेशनशिप अदर सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है, वहां जंप करते हैं हम लोग। रिलेशंस विथ अदर सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। ये टॉपिक इसलिए पढ़ना पड़ता है, सभी सब्जेक्ट्स में नहीं होता, सोशियोलॉजी में स्पेशली ये पढ़ना पड़ता है, बिकॉज जब हमें ये क्लियर हो जाए कि सोसाइटी का बेस क्या है, तो हम बाकी सब चीजों को मैनेज कर सकते हैं। स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग टू बिकम अ ब्यूरोक्रेट, बिकॉज ब्यूरोक्रेट कौन है? जो डिसीजंस लेगा, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट योर डिसीजन मेकिंग। तो जब तक आपको सोसाइटी का बैकग्राउंड नहीं पता है, आप डिसीजन प्रॉपर नहीं ले पाएंगे। कई बार लोगों के मन में सवाल आता है कि सर ब्यूरोक्रेट्स को इतने सारे सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ने पड़ते हैं? ऐसा इसलिए कि आपको हर तरह का एंगल पता होना चाहिए सोसाइटी में। आपको बहुत डेप्थ में नहीं ले जाते हैं, यूपीएससी में भी जितना पढ़ाते हैं वो भी बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं है, फिर भी वहां बहुत लगता है पढ़ने में। जब आप कोई फैसला ले रहे हैं और किसी की लाइफ डिसाइड होनी है या किसी का कुछ डिसाइड होना है, उस कंटेक्स्ट में जब आप देखोगे तो बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं। आपने ले लिया, फिर उस पर रिवर्स करते नहीं बनता, क्योंकि वो हो गया। जैसे मान लो एसडीएम ने या कलेक्टर ने बोल दिया कि फायर कर दो, तो फायर तो रिवर्स होगा नहीं, आपने ले लिया वो। लेकिन वो किसी भी कंडीशन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि विदाउट एनालिसिस आपने ले लिया। और सपोज इन सब्जेक्ट्स का नॉलेज नहीं है आपको, और आप यहां बैठकर आपने डिसाइड कर दिया क्योंकि सिर्फ आपको एक एंगल पता था, और ये सारे एंगल आप देखना भूल गए, तो सोसाइटी कब से तबाह हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? जिन कंट्रीज में फेलियर है या जिन सोसाइटीज को सो कॉल्ड हम फेल्ड मानते हैं, लाइक पाकिस्तान है ना, उसको रोग स्टेट कहा जाता है। रोग स्टेट का मतलब होता है हिंदी में देखा जाए तो धूर्त राष्ट्र, मतलब बिगड़ा हुआ, खत्म। वैसे नॉर्थ कोरिया को भी हम कहते हैं, इसको भी, ईरान को भी लगभग इंटरनेशनल रिलेशंस में ऐसा माना जाता है, ठीक है। इनका कोई कंट्रोल नहीं है। सो क्रेडिट गोज टू देयर ब्यूरोक्रेट्स। आज पाकिस्तान में उनके ऊपर जो बैठे हैं वो अकेले खुद तो डिसीजन ले नहीं रहे होंगे, एडवाइजर्स तो नीचे से आ रहे होंगे, तो ऑब्वियसली वहां पर बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं और बीच वाला मामला तो है ही है वहां पर। तो वो जो फैसले हैं वो बताते हैं कि कोई कंट्री आगे बढ़ रहा है तो वहां के ब्यूरोक्रेट्स कैसे फैसले ले रहे हैं। यही रीजन है कि हमारे यहां पर सिविल सर्विसेज में जब बच्चा पढ़ता है तो कई सारे सब्जेक्ट्स को उसको पढ़ा दिया जाता है, सो दैट वो डिसीजन मेकिंग के वक्त सभी चीजों को एनालाइज करके करे कि इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसके बैकग्राउंड में क्या था, आप इनजस्टिस तो नहीं कर रहे हैं। आप देखेंगे ब्यूरोक्रेट्स को कि कभी भी वन गो वो लोग फैसला नहीं सुनाएंगे। जब आप जाओगे उनके पास तो वो कुछ कुछ काम करते करते हाँ हाँ बोलता रहेगा, बोलते जाइए बोलेगा, वो आपको पूरा सुन लेगा, ओके विल सी इट लेटर, इतना बोल के हट जाता है। वो होता है ऐसा, इमीडिएट वो फैसला नहीं सुनाएगा, वो बोलेगा 1 हफ्ते बाद आइए, वो घंटी बजाएगा, बोलेगा अपने क्लर्क को मार्क कर देगा, बोलेगा ये पता करो जरा। तो पता किए तो आपने जो कहानी सुनाई उससे उलट कुछ और मिल गई उसको कहानी, ठीक है। तो मान लो फैसला ले लेता आपकी बात सुनकर, वन साइडेड तो वैसे भी नहीं लेंगे, लेकिन और डेप्थ में जाते हैं वो लोग, और डेप्थ में जाकर फिर पूरी कहानी निकालते हैं। सो दिस इज द काइंड ऑफ डिसीजन दे यूज्ड टू टेक। सो एनीवेज, अब बात कर रहा हूं मैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री के बीच में रिलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहां पर जो कुछ भी पास्ट में हो चुका है दैट हैज टू बी एनालाइज्ड। क्लियर है? और एनालाइज किसको करते हैं आप? कोई गुड्स है
कोई थिंग है, कोई भी चीज, लाइक कुछ मिल गया, कोई सामान मिल गया, तो एक तो कार्बन डेटिंग, साइंटिफिक एनालिसिस आप करते हो कि कितना पुराना है, राइट। दूसरा है लोकेशन, आप चेक करते हो कि यहीं पर क्यों ये कॉलोनी एस्टेब्लिश हुई, सिरपुर में क्यों, या उधर पाकिस्तान की तरफ क्यों, जम्मू कश्मीर की तरफ क्यों। तीसरा है उनका सोशल एंगल, तो सोशल एंगल वो यहां पर आप करते हैं, क्लियर है। जैसे डेड बॉडीज वो लोग जब बरी करते थे तो उसका एक डायरेक्शन था, तो उस डायरेक्शन का क्या लेना देना था, क्या उनको मैग्नेटिक पावर का पता था, ठीक है। तो ये सब साइंटिफिक एनालिसिस है, लेकिन साथ में सोसाइटल एनालिसिस भी हम करते हैं। तो एक रीजन ये हुआ। दूसरा, हिस्ट्री में आप सोसाइटी के बारे में बाद में पढ़ते हैं, पहले ये पढ़ते हैं कि सीक्वेंस में क्या हुआ, ठीक है। डेट वाइज आप पढ़ते हैं कि क्या क्या हुआ, बट वो क्यों हुआ वो ये एंगल है। आई विल टेक एन एग्जांपल 1857 का रिवोल्ट, ठीक है, सिपॉय म्यूटिनी। अब उसके पीछे वो एक दिन में ऐसा नहीं था कि बस आपने फायर किया और हो गया सब कुछ, ऐसा नहीं था। बैकग्राउंड में आप देखोगे राइट फ्रॉम 18 से 30, ठीक है, इसके भी आगे पीछे आप जोड़ सकते हैं। तो ये लोग जब आए तो इन्होंने सबसे पहले हमारी इकोनॉमी को प्रेशराइज किया एंड कैप्चर किया, ठीक है। सेकेंड, धीरे धीरे पॉलिटी या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर इन्होंने कैप्चर किया। ग्रेजुअली इन्होंने जहां पर हाथ डाला वो लोगों को पसंद नहीं आया, वो था रिलीजन प्लस कल्चर, ठीक है। आप देखोगे 1833 का जो एक्ट है, पता है ना इसके बारे में? नहीं, कौन सा एक्ट था? चार्टर एक्ट, राइट। तो चार्टर एक्ट के टाइम पर आप देखोगे विडो रीमैरिज, ठीक है, चाइल्ड मैरिज इसको बैन किया, विडो रीमैरिज अलाउ किया, सती प्रथा पर बैन किया। ये सब रिलीजियस और कल्चरल मैटर था, लोगों के बर्दाश्त के बाहर था। ये कहा ये हमारा मैटर है, हमारा पर्सनल मैटर है, आप कैसे डिसाइड करेंगे, लाइक ठीक है। और यहां से धीरे धीरे वो आग जलनी शुरू हो गई लोगों के अंदर कि ब्रिटिशर्स हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों तो आर्टिफिशियल मानते हैं लोग, इसको नेचुरल माना लोगों ने और कहा ये हमारा डिस्टर्ब हो रहा है। सो वो प्रेशर धीरे धीरे क्रिएट हो रहा था, होते होते होते। और ऐसा नहीं ना कि अकेले मंगल पांडे को ही प्रॉब्लम थी, पूरी सोसाइटी को थी। मंगल पांडे सिर्फ एक चिंगारी थे वहां पर, समझ लीजिए, बाकी वो सोसाइटी में ऐसे ऐसे धीरे धीरे वो तैयार हो रहा था। टॉप में समझ लो मंगल पांडे बैठे थे, वो दिख गए तो नाम भी उन्हीं का आता है। तो आप देखोगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में 57 दिखने में एक सिपॉय म्यूटिनी है, लेकिन वो था एक सोशल रिवॉल्यूशन था, क्लियर है, एक सोशल रिवॉल्यूशन था। इसीलिए उस रिवोल्ट का इंपैक्ट बहुत दूर तक पड़ता है, दूर तक आवाज आती है उसकी। छोटा मोटा होता, सिर्फ सिपाही म्यूटिनी होता, 2-4 सिपाहियों ने मिलकर विद्रोह किया होता, तो वो बहुत छोटा होता और इतना शायद हम पढ़ते भी नहीं वेटेज देकर हिस्ट्री में, राइट। बहुत दूर तक वो इंपैक्ट डालता है कि यस वी कैन डू समथिंग। इसीलिए फिर बाद में स्ट्रैटेजी में आप देखोगे सोसाइटी के बीच में लोगों ने जाना शुरू किया कि हमें सोसाइटी को एनर्जाइज करना होगा, ठीक है। बैक टू दी वेदास, ये सब कॉन्सेप्ट लाए गए कि वेदों की ओर लौटो, आप विश्वास करो कि आपके पास ताकत है। ऐसे सारी चीजों को आप देखोगे, विवेकानंद जी खुद कई जगह बोलते थे कि आपके अंदर ताकत है, आप भारतीय हैं, वेदों की ताकत है, बहुत कुछ है ना, अंग्रेजों से घबराने की जरूरत नहीं है, अंडर एस्टिमेट मत कीजिए अपने आप को। ये सब बताया गया, सोसाइटी के बीच में जा जाकर इंजेक्ट किया गया, तब जाकर 1942 हो पाया। वो हमने लर्निंग यहां से ली थी। तो आई होप समझ पा रहे हैं हिस्ट्री का एनालिसिस कैसे करना है, क्लियर है। तो उसका सोशल एंगल तलाश करने की जरूरत है कि हिस्ट्री में जो कुछ भी हुआ उसका सोशल एंगल क्या है, क्यों ऐसा हुआ, राइट। फिर दूसरी चीज आती है कि जब भी आप सोसाइटी को देखने की कोशिश करते हैं तो हिस्ट्री में क्या हुआ ये है तो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, बट इसके फ्यूचर के साथ कॉन्टैक्ट क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री में क्या करते हो, सिर्फ पास्ट को स्टडी करते हो आप, क्लियर है। ऑब्वियसली फ्यूचर कभी ना कभी पास्ट बनेगा ही, ये तो होगा, लेकिन सोशियोलॉजी में एक अच्छी चीज है, वो पास्ट को स्टडी करके फ्यूचर के बारे में वो डिस्कस कर सकता है, बट हिस्ट्री खुद नहीं कर सकता,
हिस्ट्री तो जो हो जाएगा तभी वो स्टडी करेगा कि अच्छा ये हो चुका, अब हमें स्टडी करना है। जैसे अभी हम 75 ईयर्स का हो चुका है भारत, तो 75 ईयर्स का इतिहास हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसे अभी हम नहीं पढ़ते हैं। आने वाले क्राउड को शायद पढ़ना चाहिए, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है कि आजादी के बाद हुआ क्या, है ना। जो नई जनरेशन आ रही है उसको नहीं पता चल रहा है। अब उसके इतिहास को हमें स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। 75 ईयर्स बहुत लंबा टाइम है। हमारे अचीवमेंट्स हैं, हमारे पॉजिटिव्स हैं, हमारे लर्निंग्स हैं, बहुत कुछ होंगे। हमारे अच्छे लोग हैं, हर पार्टी में कुछ ना कुछ लोग अच्छे निकले हैं, अच्छे नेता रहे हैं, उन सभी को पढ़ाया जाना चाहिए, उनके बारे में बातें होनी चाहिए। तो एनीवेज, कुल मिलाकर पास्ट को स्टडी करके सोशियो क्या करता है, फ्यूचर को एनालाइज करता है, फ्यूचर के प्रेडिक्शंस देता है। एंड प्रेडिक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट डिसीजंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि 10 साल बाद क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, 10 साल बाद क्या होना चाहिए, 10 साल के बाद का एजुकेशन क्या होना चाहिए, लाइक दैट। तो जितने भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो हम डिसाइड कर सकते हैं और यहां की गलतियों को एनालाइज करके हम यहां पर ठीक कर सकते हैं। सो दीज आर दी कनेक्शंस विथ हिस्ट्री। गॉट इट? ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर चलते हैं हम लोग, और नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा पॉलिटिकल साइंस है। मैं इसको लिखवा नहीं रहा हूं, ये लिखा हुआ आपके नोट्स में। बहुत हाई कॉन्सेप्ट्स नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं। 30 वर्ड 60 वर्ड्स में आएगा। आपको मोटे मोटे तौर पर पॉइंट में भी आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। नाउ पॉलिटिकल साइंस, यहां पर भी साइंस है। साइंस मीन्स प्रिंसिपल्स, ठीक है। प्रिंसिपल्स हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस से आए होंगे। अब देखो, पॉलिटिकल साइंस हमने कहा, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं कहा, ओके। इसके बाद सिस्टम आएगा। तो आप जो पढ़ते हो वो क्या पढ़ते हो, इंडियन पॉलिटी कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो आप? पॉलिटी, पॉलिटी इज अ सिस्टम, ठीक है। हिंदी में राज प्लस व्यवस्था, व्यवस्था इज व्हाट, सिस्टम, अरेंजमेंट्स, ओके। तो आप देखोगे पहले साइंस आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स अ सिस्टम कैन बी डेवलप्ड, ठीक है। कनेक्शन ऐसा है। अब ये कैसे आया? जब हम एंशिएंट लाइफ में थे, वहां पर कबीला सिस्टम काम करता था, ठीक है। कबीला सिस्टम ग्रेजुअली डेवलप हुआ होगा, एक दिन में तो नहीं हुआ होगा ऑब्वियसली। कबीले में भी जो कबीले का सरदार बना ऑन द बेसिस ऑफ हिज पावर, तो इसने लोगों को गाइड करना शुरू किया, वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। यह मूवमेंट था जब पॉलिटिकल सिस्टम की शुरुआत, पॉलिटिकल एक्टिविटीज की शुरुआत हो गई थी अननोइंगली, बिना प्रिंसिपल्स के। क्योंकि ये नेचर में था रूल करना, क्योंकि हमने टाइगर को देखा, लायन को देखा रूल करते हुए, तो हमने सीख लिया कि अच्छा ये जंगलों का राजा तो यही है, अकेले ये रूल करेगा, जिसके पास पावर है वो रूल करेगा। तो ऐसा पुराने लोगों ने देखकर समझा, और यहां से फिर ये धीरे धीरे किसी इसने विलेज को एस्टेब्लिश किया होगा, फिर वो छोटा सा टाउन बना होगा, फिर एक सिटी, फिर धीरे धीरे पूरी डायनेस्टी तैयार हो गई। तो जब डायनेस्टी बनी और लोगों ने लिखना चाहा, जब लोगों को समझ में आया लिखना है, तो दो ही लोगों के बारे में लिखा, एक तो किंग के बारे में और दूसरा स्टेट के बारे में, ठीक है। और कोई थर्ड पर्सन होता ही नहीं था लिखने के लिए, क्योंकि राजा के सामने कोई और किसी की तारीफ नहीं की जा सकती थी, अदरवाइज गर्दन काट दी जाती थी, ठीक है ना। तो जितने भी फॉरेन ट्रैवलर्स आए, उन्होंने ज्यादातर या तो किंग के बारे में लिखा और स्टेट के बारे में लिखा। और लिखा भी तो क्या लिखा कि वो राजा क्या करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, उनको सक्सेस क्यों मिली, काइंड ऑफ, या फिर उनके युद्ध कला के बारे में, ऐसे अच्छी अच्छी चीजों को। ग्रेजुअली ये जो कलेक्शन थे ना, ये पॉइंट्स के जो कलेक्शन थे, यही मिलकर प्रिंसिपल्स में कन्वर्ट होते गए। ऐसा करने पर ऐसा होता है। जैसे आप देखोगे बिग फिश का जो कॉन्सेप्ट है ना, स्मॉल फिश बिग फिश, तो ये हमने कहां से सीखा? नेचर से। हमने देखा कि बड़ी मछलियों के पेट में छोटी मछलियां होती हैं, तो हमने अंदाज लगाया कि अच्छा ऐसा हो सकता है, तो वहां से एक स्टेटमेंट बन गया, एक कोटेशन बन गया
कि बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं, ऐसा निकला। तो ये सही पता चला। फिर इंटरनेशनल रिलेशन में यही हुआ कि एक राजा दूसरे पे कब्जा करता है, छोटे छोटे को अपने कब्जे में ले लो। तो नेचर से हमने बहुत कुछ सीखा और उन्हें ही प्रिंसिपल्स के तौर पर लिखते चले गए, और प्रिंसिपल्स कलेक्शन कर करके हमने फाइनली इसे एक सब्जेक्ट का एक फॉर्मेट दे दिया, एंड दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस। और हमने साइंस बता दिया, दैट मीन्स ये अप्लाई करने पर हमें रिजल्ट सिमिलर मिलेंगे, ऐसा हमारा मानना, इसीलिए हम साइंस कह रहे हैं, ठीक है। और पूरी दुनिया में फिर और डिटेल में सब लोग तैयारी किया, लोगों ने इसको लिखा, जैसे प्रिंसिपल्स, बहुत सारे प्रिंसिपल, किसका, इक्वालिटी का प्रिंसिपल, जस्टिस का प्रिंसिपल, है ना, ऐसे कई सारे प्रिंसिपल्स हैं। आपको उतना नहीं पढ़ना है, या जिन्होंने एमए वगैरह किया होगा या बीए किया होगा, आपको पता होगा प्रिंसिपल्स कितने सारे आपने पढ़े हैं। तो ये जितने प्रिंसिपल्स डेवलप हुए, अब इनमें से कुछ कुछ प्रिंसिपल्स को क्या करते हैं, अब ये लोग उठाते हैं। जैसे हमारा जो प्रेम्बल लिखा गया, वो इन्हीं प्रिंसिपल में से कुछ को तैयार करके हमने हमारे प्रेम्बल में लिया। जैसे जस्टिस हमने लिया, लिबर्टी का प्रिंसिपल लिया, लिबर्टी हमने कहां से ले ली, फ्रांस से ले लिया, ठीक है ना, कुछ रशिया से ले लिया, कुछ हमारे देश में पहले से था, कुछ ब्रिटेन से ले लिया, कुछ यूएस से ले लिया। ऐसा करके हमने इन प्रिंसिपल्स में से अच्छी अच्छी चीजों को यहां डाल दिया, और हमने हमारे देश को चलाने के लिए एक सिस्टम बना लिया। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली इस सिस्टम को चलाने के रूल्स पढ़ते हो, ना कि इनको पढ़ते हो आप। और वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, 395 आर्टिकल्स, वो रूल्स पढ़ते हो आप बेसिकली, यहां नहीं पढ़ते हो। ये वाला डिटेल थोड़ा सा कभी कभार पूछ लेता है, यूपीएससी में थोड़ा ज्यादा है क्वांटिटी, पीएससी में तो और भी नहीं है। तो ये वाला हिस्सा हम नहीं पढ़ते हैं, ध्यान रखना। इसलिए कभी ये मत बोलिए कि सर मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही हूं, आप हमेशा ये बोलो इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं आप, ठीक है ना। आपके सब्जेक्ट का नाम पॉलिटी है, नॉट पॉलिटिकल, क्लियर। या पॉलिटिक्स भी नहीं है, पॉलिटिक्स इज व्हाट, द बिहेवियर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, उसका जो बिहेवियर है उसको पॉलिटिक्स कहा जाता है। तो ये शब्दों का बड़ा हेरफेर है। एनीवेज, अब देखो, जब यहां सिस्टम तक बात आ गई, तो ये सिस्टम किन चीजों को लेकर चलता है, आप देखेंगे। ये जो सिस्टम लेकर चलता है, इसमें अगेन गवर्नमेंट के टाइप्स होते हैं, कई तरह के टाइप्स होंगे, मोनार्कियल, डेमोक्रेसी, ठीक है, या फिर आर्मी का रूल। आप देखते हैं जैसे हमारे देश के आसपास म्यांमार, पता है सभी को, है ना, वहां पे आर्मी का रूल है। पाकिस्तान में किसका है पता ही नहीं चलता, बीच बीच में वहां गड़बड़ होते रहती है। हाँ जी, हाँ नहीं, वो ना तो आर्मी होती है ना तो पॉलिटिशियंस होते हैं, वहां समझ में नहीं आता कौन किसको गोली मारेगा, ठीक है, तो बिखरा हुआ है। तीसरी चीज, जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है, वो भी एक टाइप है, बट वो प्योर डेमोक्रेसी नहीं है, हमारा मिक्स वर्जन है बेसिकली, है ना। यूएस में भी एक टाइप है, ब्रिटेन में मोनार्कियल सिस्टम है, डेमोक्रेसी के साथ मोनार्क भी है। तो आप देखेंगे दीज ऑल आर डिफरेंट टाइप्स। अब ये जो टाइप्स हैं, अगेन सोसाइटी पर डिपेंड करता है वो किस टाइप से रूल होना चाहती है, विच टाइप ऑफ द गवर्नमेंट। जो समाज जितना कमजोर होगा वहां पर आर्मी रूल करेगी, होगा ऐसा। डिक्टेटरशिप तब आएगा जब वहां की सोसाइटी कमजोर होगी। यदि हम अपनी गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि डिक्टेटरशिप आ गया है, तो वो लोग गलत नहीं, पहले आप और हम गलत हैं, बिकॉज हम वोट डाल रहे हैं ना। तो हम वोट डाल रहे हैं तो डिक्टेटरशिप कैसे आ गया, हम तो डेमोक्रेसी के लिए वोट डाल रहे हैं। तो फिर हम खुद को क्वेश्चन मार्क करते हैं, हम गवर्नमेंट को नहीं कर रहे हैं। फिर आपने चुना क्यों, जब वो डिक्टेटर हो रहे हैं तो आपने चुना क्यों। तो एनीवेज, दूसरी चीज, म्यांमार में आर्मी रूल है, तो वहां के लोग कमजोर हैं, आर्मी को मिलके हटा नहीं पा रहे, यही हुआ ना कुल मिलाकर। तो अगेन दैट डिपेंड्स की सोसाइटी। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, सोसाइटी को ही आपको पढ़ना है कि समाज कैसा है। सोशियोलॉजी का रोल यहां से शुरू होता है। हमारी कंट्री में एग्जाम्पल, यही वोटर हमारे देश में बिना कास्ट, बिना रिलीजन और बिना रीजनलिज्म के वो वोट नहीं डालेगा। तो बिना सोशियोलॉजी के आपका पॉलिटी कंप्लीट नहीं होगा,
क्योंकि सोशियोलॉजी ही उसको डिफाइन करेगा कि कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है और इसको क्यों पढ़ना और कैसे पढ़ना है। मैं अक्सर क्लास में योगेंद्र यादव का एग्जाम्पल देता हूं, आई होप जानते होंगे आप लोग, है ना? योगेंद्र यादव जानते हैं? स्वराज पार्टी बीच में बनाने के लिए अनाउंस किया था उन्होंने, आम आदमी पार्टी में चले गए थे, अभी फिर राहुल गांधी के साथ भी बहुत अच्छा बोलते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, आप देखेंगे। जेएनयू में सोशियोलॉजी के प्रोफेसर रहे हैं वो, ठीक है। इनफैक्ट अभी नहीं है, वो रिजाइन कर चुके हैं। पेशे से वो सेफोलॉजिस्ट है। किनको कहा जाता है? वोटिंग बिहेवियर का जो एनालिसिस करते हैं या इलेक्शन का जो एनालिसिस करते हैं उनको सेफोलॉजिस्ट कहा जाता है, राइट? सो इलेक्शन के बाद अक्सर उनकी एनालिसिस आती है, एडिटोरियल लिखते हैं और वो बताते हैं हमारे देश में आज भी हम कास्ट सिस्टम से ऊपर नहीं उठ पाए हैं और बहुत सारे वोट हमारे कास्ट की वजह से प्लस होते हैं, माइनस होते हैं, ठीक है ना? सो दैट मीन्स पॉलिटिकल फाइट करनी है आपको तो सोशियोलॉजिस्ट की मदद चाहिए, क्योंकि ये डिसाइड करके बताएंगे कि कास्ट का समीकरण या केमिस्ट्री किधर चल रही है। आप देखते हैं यूपी बिहार में काफी ज्यादा है डोमिनेटिंग। हमारा स्टेट टोटली फ्री है, इससे फ्री तो नहीं कहना चाहिए, बट उसका इंपैक्ट चुनाव पर नहीं देखा जाता है। क्लियर है? हम लोग कास्ट बेस्ड भेदभाव ये सब नहीं करते हैं। तो इन सब का एनालिसिस आप पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी दोनों में कर रहे हैं, सो दे हैव डायरेक्ट कनेक्शन। क्लियर है? तो सोसाइटी का जितना भी एनालिसिस है वो सोशियोलॉजी में करके आप पॉलिटिकल साइंस में उसका इंपैक्ट देख सकते हैं या वहां के डिसीजंस पर उसका इंपैक्ट समझा जा सकता है। इज इट ओके? क्लियर है? ठीक है। तो इस तरह से जो पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, दोनों के बीच एक कनेक्शन आपको दिखाई देता है, अलग नहीं कहा जा सकता। तो रिलेशंस में हम इसी बात को देख रहे हैं। सॉरी। यहां पर आप पॉलिटिकल बिहेवियर एनालिसिस कर रहे हो और सोसाइटी में सोशल बिहेवियर एनालिसिस कर रहे हैं, बट पॉलिटिकल बिहेवियर सोशल बिहेवियर से अलग नहीं हो सकता। जैसे हमारे प्रियम्बल में क्या लिखा है? सोशल जस्टिस, फिर इकोनॉमिक जस्टिस एंड देन पॉलिटिकल जस्टिस लिखा है। तो पहले क्या है? सोशल जस्टिस प्राइमरी, ठीक है ना? एंड सोशल जस्टिस इज अबाउट रोटी, कपड़ा, मकान। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल जस्टिस की जब बात करते हैं तो रोटी, आई मीन खाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पहले खाना इंपॉर्टेंट है, फिर कपड़े चाहिए, फिर घर चाहिए, ठीक है ना? तो ये ह्यूमन बॉडी को सस्टेन करने के लिए, ये सोसाइटी को सस्टेन करने के लिए, और ये बॉडी और सोसाइटी दोनों के सस्टेनेंस के लिए मकान चाहिए हमें। सोसाइटी इसलिए बिकॉज हम ह्यूमन और एक सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं, तो कपड़े चाहिए। हमारी सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी के लिए हमें मकान चाहिए, सर पे छत चाहिए, ठीक है ना? और इन तीनों का सस्टेनेंस कौन डिसाइड करेगा? इकोनॉमिक स्टेटस या इकोनॉमिक जस्टिस डिसाइड करेगा। इसीलिए अभी इकोनॉमिक्स जब बात करेंगे इसके बाद, तो इकोनॉमिक्स में भी इसका रोल आएगा। बिना उसके आप सोशियोलॉजी की बात, बिना सोशियोलॉजी के इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर पाएंगे, राइट? और जब इकोनॉमिक्स की बात आ जाती है, जब इनके सस्टेनेंस का मेरे पास कोई मैकेनिज्म आ जाता है, then I'll think about the country, I'll think about my votings and other aspects, ठीक है? तो ये सारी चीजें आप देखोगे, पॉलिटिकल राइट्स की बात हम करें या पॉलिटिकल जस्टिस की बात करें, तो ये लास्ट में आएगा। क्लियर? तो बिना सोसाइटी के पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल बिहेवियर के बारे में बात नहीं हो सकती। सोसाइटी का स्ट्रक्चर पहले डिसाइड होगा, फिर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डिसाइड होगा। क्लियर है? सोसाइटी के नेचर से ही पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल नेचर आपका डिसाइड होना है। अमेरिका के लोग, वहां की सोसाइटी ऐसी है या वहां का माहौल ऐसा है, इसीलिए सभी जाकर वैसे हो जाते हैं। पॉजिटिव साइड में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? वहां सभी लोग जाकर उस डेमोक्रेसी की रेस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आप देखोगे हमारे देश में जब भीड़ छटनी शुरू होती है, ठीक है, हम जबरदस्त धक्का मुक्की करते हैं कि मेरी कार तक पहले पहुंचूं मैं, ठीक है? और उनकी डेमोक्रेसी में आप देखोगे एग्जाम्पल है कि मान लो प्रेसिडेंट ओथ सेरेमनी हुई, वहां पर कब लेते हैं वहां के राष्ट्रपति शपथ? एनीबडी?
नो, आई एम टॉकिंग अबाउट डेट. एनी स्पेसिफिक डेट? 28 जनवरी. इलेक्शन कभी भी हो, ओथ 28 जनवरी को उनका फिक्स. ठीक है ना? 4 इयर्स का है, 10, दैट इज करेक्ट. हर मतलब और 2 ही टर्म मिलेगा वहां के प्रेसिडेंट को. ठीक है. एनीवेज, एग्जांपल दे रहा था मैं. अब मान लो उस सेरेमनी हुई, अब उसके बाद उनको निकलना है बाहर. आप देखो बहुत ऐसे प्यार से वो लोग धीरे धीरे एक दूसरे के पीछे पीछे चलते हैं. और हमारे यहां सोचो कैसा हो सकता है. सो ये दोनों की डेमोक्रेसी में बड़ा फर्क है ना, दोनों के बिहेवियर में. तो हमारे यहां का मजदूर भी वहां जाएगा तो वो समझ जाता है कि भैया यहां कैसे रहना है. लेकिन हमारे यहां पर पढ़ा लिखा आदमी भी होगा, वो भी मजदूर से भी गया बीता बिहेव करता है जब उसे पता है कि कैसे निकलना है, क्या निकलना है. तो ये डेमोक्रेसी में भी लागू है फिर सेम चीज कि हम कैसे लोगों को चुन रहे हैं. आप देखोगे, आप खुद भी वोट देने जाते हो, आपको प्रोफाइल ही नहीं पता है कि जिसको वोट देना है वो उसका डिटेल तो देख लो एक बार गूगल करके. अब तो आपके हाथ में गूगल है, ठीक है ना. तो आप कम से कम उसका डिटेल तो चेक करो कि आदमी ठीक ठाक है नहीं है, दूं या नहीं दूं. फिर कई बार आपको लगता है नहीं यार मुझे तो आम आदमी पार्टी को ही देना, चिपका दो उसको, जो आदमी खड़ा हो देखा जाएगा, मुझे तो पार्टी चाहिए, आदमी तो कोई भी आए, क्योंकि आदमी को देंगे तो पार्टी मिलेगी. तो हमारे एंगल कुछ और ही कह जाते हैं कई बार, है ना. और ये प्रॉब्लम इसलिए भी है कि मल्टी पार्टी है. अब मल्टी पार्टी हमारे लिए हमारा एक कहना चाहिए पॉजिटिव पॉइंट भी है और वही सबसे बड़ा नेगेटिव भी है. अमेरिका में 2 ही चॉइस है, या तो सही को चुनो या गलत को, या ये गलत है या ये सही है ना. तो वहां 2 ही ऑप्शन है. तो इसलिए लोग फिर भी, हालांकि गलतियां उनसे भी होती है, आधे लोग उतर आए थे कि ट्रम्प को हमने नहीं चुना है, तो फिर किसने दिया वोट, है ना. तो आप देखोगे गलतियां वो लोग भी करते हैं बड़ी डेमोक्रेसी होने के बाद. एनीवेज, तो पॉलिटिकल साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी के ही एंगल से देखकर तैयार किया जाता है और उसका इस्तेमाल किया जाता है. तो दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है और दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता. ठीक है ना. और इंडियन एस्पेक्ट में देखें तो हमारा पूरा समाज टिका ही है राजनीति पर, और लोगों को सबसे ज्यादा किसी में मजा आता है तो राजनीति में मजा आता है ना. आप देखोगे फ्रंट पेज पर बिल्कुल वही सब खबरें होंगी, है ना. अभी तो 3-4 पर्सनालिटी ही न्यूज में छाए रहती हैं. मोदी जी हैं, राहुल गांधी हैं, फिर उधर अमित शाह हैं. तो ये 4-5 लोग हैं जो न्यूज में छाए रहते हैं और लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला, और आधे दिन का डिस्कशन उसी में निकल जाता है कि बोला क्या इन्होंने आज. तो अभी पूरे देश को मसाला मिल गया 2-3 दिन का, यहाँ रायपुर में जो भी हुआ है ना, तो उस पर खूब चलता रहेगा न्यूज चैनल में, डिबेट विबेट ये सब. तो इसी बहाने मैं तो इस बात से खुश हुआ कि चलो रायपुर फेमस हो गया, है ना. कुछ नहीं तो रायपुर कहाँ, झारखंड में. अच्छा छत्तीसगढ़ फिर क्या है, अच्छा छत्तीसगढ़ भी है, लोग ऐसा कहते थे. जब भी बताओ ना दिल्ली विल्ली में, रायपुर, हाँ हाँ सर वो झारखंड में है. तो लोगों का जीके इतना खराब है. तो अभी कम से कम वो स्थिति नहीं रहेगी, लोग वेल अवेयर हो गए इसी बहाने. तो ऐसे कुछ कुछ करते रहना चाहिए भूपेश बघेल साहब को, भले इधर आके झगड़ा वगड़ा जो भी हो जाए होना है ना, उधर बढ़िया हो. ओके, नेक्स्ट इकोनॉमिक्स की बात करते हैं. इकोनॉमिक्स बेसिकली डिपेंड किस पर करता है, डिमांड एंड सप्लाई पर. क्लियर है. आप देखोगे इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रिंसिपल्स हैं जिस पर इकोनॉमी काम करती है. इनपुट, आउटपुट, इनकम, एक्सपेंसेस. इकोनॉमिक्स में इन्हीं सब चीजों का कैलकुलेशन होता है. ओवरऑल इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, यही आप पढ़ते हो इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी में. ठीक है ना. इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट, इकोनॉमी इज स्ट्रक्चर बेसिकली. ठीक है. तो बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, ये जब हम पढ़ते हैं, अगेन देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स विच आर गोइंग टू अफेक्ट द कंज्यूमर, सिटीजन, दोनों अलग अलग शब्द हैं, दोनों को अफेक्ट करता है, होता है ऐसा. ठीक है. जैसे इन्फ्लेशन. सो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट हम सबसे पहले किस पर चेक करते हैं? ऑब्वियसली अडानी के लिए बात नहीं होती है ना, लेकिन पहले गरीब आदमी पर बात होती है कि इन्फ्लेशन सबसे पहले किसको इंपैक्ट करता है. तो डेली रूटीन में जो लोग परचेस करते हैं, अर्न करते हैं,
उनके ऊपर बातचीत होती है। सपोज नीति आयोग कोई काम करना चाह रहा है, तो वो पहले ये देखता है कि जो हैंड पुलर था, रिक्शा वाला है ना, उसको ऐसा क्या कर दें जिससे उसकी लाइफ बदल जाए। तो इन्होंने कहा कि बहुत सस्ता वाला ई रिक्शा मंगाया जाए चाइना से। हमने इंपोर्ट किया, अब तो रायपुर में भी वो चीज है ना चलने लगी। तो आप देख पाते हैं कि ई रिक्शे से उसकी पूरी लाइफ बदल गई। तो कहीं ना कहीं पर एक थिंक टैंक बैठा है जो सोसाइटी के सबसे निचले स्तर से वो सोचना शुरू करता है ताकि टॉप लेवल पर जाकर हम डेवलपमेंट कर सकें। तो सोसाइटी के रूट्स में जो लोग छुपे हैं, अब जैसे आटे पर जीएसटी लगा तो काफी शोर मचाया गया, होना ही था क्योंकि आटा बेसिक चीज है, उस पर भी महंगाई कर दें, दूध है या डेली का जो हमारा सामान है। सो आप देखोगे कि इंपैक्ट कहां, सोसाइटी पर। अब जब वर्कफोर्स की बात आती है तो वर्कफोर्स में आप देखेंगे वर्कफोर्स को पहले आप एनालाइज कहां से करते हैं, पॉपुलेशन से करते हैं, ठीक है। अब पॉपुलेशन किसका टॉपिक है, अगेन सोशियोलॉजी का टॉपिक है। तो सोशियो के टॉपिक से आप सीधे वर्कफोर्स को एनालाइज करते हैं। पॉपुलेशन प्लस होना है, माइनस होना है, अगेन यहां पर हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं। पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, यहां स्टडी करेंगे। पॉपुलेशन क्यों घट रही है, यहां स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी गवर्नमेंट को जब प्लान करना था कंट्रोल के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, फैमिली प्लानिंग की बात होती है कांग्रेस के टाइम पर, फैमिली प्लानिंग, और हमारे दो टाइप का डायलॉग उस टाइम पे चल पड़ा। लेकिन गवर्नमेंट कुछ हद तक तो सफल हुई भी, उधर कुछ लोग एजुकेटेड थे, उन्होंने सपोर्ट किया, और कुछ के पीछे भागना पड़ा लोगों को गाड़ी लेके, चलो पकड़ो, है ना, इनको मूवीज में दिखाया। तो आप देखोगे वो भी दौर था, लोगों के ऊपर प्रेशराइज किया गया। अब इसके बाद ये समझ में आया कि लोगों को प्रेशराइज करने से होगा नहीं, फैमिली प्लानिंग टाइप का प्रोग्राम अब काम नहीं करेगा। लोगों को सच्चाई बता दो कि कैसे ये वर्क करेगा। तो हुआ ये, जैसे अभी आप देखोगे मैरिज की एज, अब हमने इनडायरेक्ट चीजों को बोलना शुरू किया कि हमारी बेटी पढ़ेगी, हमारी बेटी जॉब करेगी, है ना, हमारी बेटी अधिकारी बनेगी। तो इतना जब सपना दिखाए तो अधिकारी बनने में तो उसको 26 से 30 साल लग गए। अब इसके बाद जब मैरिज होगी तो ऑब्वियसली कपल खुद समझदार है कि भैया इसमें ज्यादा बच्चे हम नहीं कर सकते, तो ठीक है, 1 बेबी इज सफिशिएंट। इस तरह से आप देखोगे लोगों ने खुद उस तरह से पॉपुलेशन को घटा दिया। सो गवर्नमेंट का काम यहां पर पूरा होने लगा है धीरे धीरे, क्योंकि एजुकेशन से फर्क पड़ा। लेट मैरिज गवर्नमेंट खुद चाहती थी अच्छा, कुछ जगह लेट के चक्कर में अति लेट हो गए कि अब एडॉप्ट करना पड़ रहा है ना, होता ही है भाई, साइंस तो अपनी जगह काम करेगा ना, उसे आप क्या कर सकते हैं, साइंस तो साइंस है वो। सो लोगों ने कहा फालतू गवर्नमेंट ने हमें बहका दिया, है ना, बहुत लेट हो गया। तो आप देखेंगे कि यहां पर भी सोसाइटी का एनालिसिस काम आता है गवर्नमेंट को। फिर अब जो पॉपुलेशन बढ़ी हुई थी, भाई बढ़ गए, उसको एकदम से खत्म तो कर नहीं सकते, तो उसका करें क्या। फिर लोगों ने दिमाग लगाया कि इसको एक काम करो, स्किल्ड कर दो। तो ये स्किल्ड वाला भी कहां से आ रहा है, इकोनॉमिक जो हमारा सिस्टम है वहां से निकल कर आ रहा है, इनको स्किल्ड कर दो। फिर इसमें कैटेगराइज किया कौन कौन सी कैटेगरी है, तो अगेन आप सोशियोलॉजी से ही होकर गुजरते हो कि किनको कैसे कैसे कैटेगराइज करना है। सो अल्टीमेटली दोनों सब्जेक्ट का बहुत क्लोज रिलेशन है। फिर विमेन वर्कफोर्स के तौर पर देखा जाए तो उसका एम्पावरमेंट कैसा, एक एग्जांपल ले लेते हैं छत्तीसगढ़ का, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात होती है तो आप देखेंगे हम जब भी बात करते हैं गौठान की, तो गौठान में हमने माना कि उसका सोशल एम्पावरमेंट हो रहा है। एक तो उसे काम मिल गया, दूसरा उसके पास पैसे आने लगे, तीसरा वो बिजी रहने लगी और उसकी रेस्पेक्ट बढ़ गई। तो उसका सोशल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड देन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ये कैसे हो रहा है कि अब भूपेश बघेल बोले भाई राजस्थान के लोग मिलने आ रहे हैं आपसे, राहुल गांधी मिलने आ रहे हैं, रघुराम राजन मिलने आ रहे हैं, तो उन महिलाओं का एक जो प्राइड है वो एकदम से पॉजिटिव साइड में चला गया कि हमसे लोग मिलने आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं।
तो उनको समझ में आया कि हमारी वैल्यू है सोसाइटी में, ऐसा नहीं कि हमसे गोबर वाला सामान बनाने के लिए बैठे हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि उनको अचानक से उनकी वैल्यू समझ में आई। तो ये जो चीज है पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस का मतलब केवल ये नहीं कि जाके स्टेज में भाषण देना और है ना ऐसा वोट मांगना, ये नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी टू एक्सप्रेस योर व्यूज, ये सब। तो आर्टिकल 19 भी आपको सपोर्ट करता है, 325, 326 ये भी सपोर्ट करता है आपको, राइट। सो आप देखोगे कि तीनों तरह के एम्पावरमेंट किसके लिए हो रहे हैं, विमेन के लिए हो रहे हैं। अब इसका सोशल एंगल क्या है, ये गवर्नमेंट को समझना है। तो गवर्नमेंट बिना सोसाइटी के एंगल समझे वहां तक नहीं जा सकती। लेकिन अब सोशियोलॉजिस्ट ने क्या समझा, सोशियोलॉजिस्ट ने समझाया कि अभी आपका कास्ट बैरियर खत्म होने लगा है, लोग दीवारें तोड़कर बाहर आ रहे हैं, हस्बैंड पर जो डिपेंडेंसी थी वो खत्म हो रही है। अब उसे समझ में आ रहा है कि शराब पीना बहुत बुरी बात है, पति को किसी तरह से रोको, तो रोकने में भी लगी है, ठीक है। और बहुत फर्क पड़ा है। मैं पर्सनली कुछ लोगों को जानता हूं जो इन सब चीजों पर स्टडी कर रहे हैं, खासकर टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, है ना, वहां के कुछ लोगों को मैं जानता हूं जो छत्तीसगढ़ में अभी स्टडी कर रहे हैं। वहां का सब्जेक्ट ऐसा ही होता है, जब आप वहां एडमिशन लोगे सो यू नीड टू वर्क ऑन सम ग्राउंड रियलिटीज, है ना। तो उनको ग्राउंड रियलिटीज रूरल एरियाज में जल्दी मिलती है। तो छत्तीसगढ़ उनके लिए स्टडी का एक स्कोप बढ़िया हो जाता है, तो वो लोग आते हैं इसको स्टडी करने। तो 2-3 मेरे पहचान के हैं जो लोग स्टडी कर रहे हैं, तो गौठान वगैरह पे उनका चल रहा है, थीसिस लिख रहे हैं वो लोग। तो उन्होंने, ये तो खैर आप भी देख सकते हैं, बिना थीसिस लिखे भी आपको पता लगता है कि ऐसा हो रहा होगा, है ना। फिर उन्होंने एक अच्छी चीज ये देखी कि रूरल एरियाज में जो गरीबी वाली फीलिंग थी, एक होता है ना, अरे हम तो गरीब है, हमारा कुछ नहीं हो सकता, वो फीलिंग धीरे धीरे कम हो रही है। पैसे कम है बट दे आर अर्निंग। जो अर्न कर रहा होता है ना, उसका कॉन्फिडेंस अलग होता है, भले वो 5 रुपीज ही क्यों ना हो, बिकॉज उसे ये कॉन्फिडेंस है कि दिस इज माई मनी, ओके, और मैंने अपने आर्ट के बेसिस पर अर्न किया है, किसी ने एहसान नहीं किया है। तो इस चीज का कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा होता है, वो अमाउंट छोटा क्यों ना हो। सो वो एक अलग ही उनको ग्रूमिंग दे रहा है, ये उनके स्टडीज में निकल कर आया। सो दिस इज ऑल अबाउट सोसाइटी एंड रिलेशन बिटवीन इकोनॉमी। आई होप समझ पा रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स का कोई भी डिसीजन, बजट का डिसीजन, जैसे बजट में एक और टर्म आएगा जेंडर बजटिंग, नाम सुना है कभी। सो जेंडर मीन्स अ परसेंटेज रिजर्व अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ अमाउंट रिजर्व फॉर दी विमेन सेक्शन, किसी भी डिपार्टमेंट में, है ना, उसको जेंडर बजटिंग कहा जाता है। मतलब आपको सपोज 10 करोड़ मिले, तो आपने अपने डिपार्टमेंट से महिलाओं के लिए कितना परसेंटेज रखा, दैट इज कॉल्ड जेंडर बजटिंग। क्लियर है। अब इसका भी इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, तो ये भी कहां से आया, सोशियोलॉजी से निकल कर आया कॉन्सेप्ट कि हमें ऐसा करना चाहिए। सो बजट की बात करें, पॉलिसीज की बात करें, या गवर्नमेंट जब कोई डिसीजंस लेती है उसकी बात करें, एजुकेशन की बात करें, फ्यूचर इंपैक्ट क्या होगा, ये सारी चीजों को जब गवर्नमेंट ने एनालाइज किया, सो फाइनली उसका कनेक्शन सोशियोलॉजी से दिखता है आपको, ठीक है। सो बाकी कल कर लेते हैं। एंथ्रोपोलॉजी इसमें और बचा है जिसको पढ़ना पड़ेगा, बहुत सिमिलर है, इसके जैसा ही है, एक साइकोलॉजी है, और आई थिंक 5 सब्जेक्ट्स ही हैं बेसिकली इसको पढ़ने के लिए। खैर कुछ मिस हो रहा होगा तो मैं कल करा दूंगा। और फिर प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स में हम जंप करेंगे, ठीक है। सोशियोलॉजी के प्राइमरी कॉन्सेप्ट, सोसाइटी, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन, कमेटी, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कल करेंगे, तो आप पढ़ के आ जाइएगा, विल कवर इट। थैंक यू।